हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो यूनिट हम शुरू करने वाले हैं वो विशेष तौर से बीए पार्ट थर्ड या बीए फाइनल के लिए कंजप्शन फंक्शन, उपभोग फलन, और इसमें हम विशेष तौर से उपभोग फलन के साथ साथ जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है, साइकोलॉजिकल लॉ बाय किन्स, उसका अध्ययन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। कंजप्शन फंक्शन यानी कि उपभोग फलन। यदि हम बिल्कुल सिंपल भाषा में देखें तो उपभोग फलन का मतलब होता है कि जो समस्त आय प्राप्त होती है उसमें से उपभोग पर कितना पार्ट व्यय हो जाता है, अर्थात आय का वह पोर्शन या आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय हो जाता है उसे हम उपभोग फलन कहते हैं। या फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू एग्रीगेट्स, टोटल कंजप्शन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। फंक्शनल रिलेशन अर्थात C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, जहाँ पर C कंजप्शन को डिनोट करता है, Y इनकम को डिनोट करती है। तो सीधा सा मतलब हो गया कि फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू एग्रीगेट्स, टोटल कंजप्शन और ग्रॉस नेशनल इनकम के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, फलनात्मक संबंध है, उसको हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो विशेष तौर से प्रोफेसर कुरिहारा, ब्रूमैन, डेनबार्ग और मैकडूगल, डिलर्ट आदि ने दिए हैं। वो डेफिनेशन दो तीन देख लेते हैं। प्रोफेसर कुरिहारा ने इसके बारे में बताया है कि आय के निश्चित स्तर पर उपभोग पर जितना खर्च किया जाता है उसे उपभोग कहा जाता है, जबकि आय के विभिन्न स्तरों को प्रकट करने वाली तालिका को हम उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार से लगभग सेम सी डेफिनेशन एफ.एस. ब्रूमैन ने दी है। उपभोग क्रिया यह बताती है कि उपभोक्ता आय के प्रत्येक संभव स्तर पर उपभोग पदार्थों और सेवाओं पर कितना खर्च कर रहा है, अर्थात उपभोग पदार्थों पर और सेवाओं पर आय का वह भाग जो खर्च किया जा रहा है उसे हम उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग क्रिया या कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। इसी प्रकार डेनबर्ग और मैकडूगल ने भी डेफिनेशन दी है, और डिलर्ड के अनुसार भी हम डेफिनेशन देखते हैं। उन्होंने बताया है कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग को विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली अनुसूची उपभोग प्रवृत्ति की अनुसूची या संक्षेप में उपभोग प्रवृत्ति या कंजप्शन फंक्शन या उपभोग फलन कहलाता है। ये डिलर्स की परिभाषा है। मतलब सभी ने लगभग सेम सी परिभाषा दी है, अर्थात इससे हम एक सामान्य परिभाषा निकाल सकते हैं, और वो इस प्रकार है कि आय के विभिन्न स्तरों पर आय व उपभोग का जो फंक्शन रिलेशन है, अर्थात उपभोग पर आय का वह भाग जो व्यय कर दिया जाता है उसे हम उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन या कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। इसको हम फलनात्मक रूप से C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y के रूप में डिनोट करते हैं। ये वही चीज दिखाई गई है। इसमें खास तौर से ये है कि इनका जो रिलेशन होता है, किसका, कंजप्शन और इनकम का, आय के किसी निश्चित स्तर पर या आय के विभिन्न स्तरों पर इनका जो संबंध होता है, जो फलनात्मक संबंध होता है, वो होता है अदर थिंग रिमेनिंग सेम या अदर थिंग बीइंग इक्वल। अर्थात जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो कंजप्शन को निर्धारित करते हैं, या कंजप्शन से उपभोक्ता की आदत है, वस्तुओं की कीमतें हैं, या इसी प्रकार से मार्केट में प्रचलन है, फैशन है, रीति रिवाज है, टेक्नोलॉजी है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल हम आय में परिवर्तन और उस उपभोग मात्रा में परिवर्तन जो देखते हैं, हम कंजप्शन फंक्शन में उतना अध्ययन करते हैं। तो इसमें ये चीज़ दर्शाई गई है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, ये एक टेबल है, उपभोग प्रवृत्ति की सारणी है। इसमें आप देखें शुरुआत में इधर इनकम दिखाई गई है और इसके सापेक्ष में इधर कंजप्शन ये दिखा हुआ है, C इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, 1 करोड़ रुपीज़ में दिखाया गया है। जब आप देखें इनकम 0 है तब भी कंजप्शन 20 है। यहाँ पर इनकम बढ़कर 60 हो गई, कंजप्शन 70 हो गया। आप इसमें एक विशेष तौर बात देखें कि यहाँ पर ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव सेविंग्स भी बोलते हैं। 0 पर 20
करोड़ कंजप्शन है, 20 करोड़ रुपए का कंजप्शन है, अर्थात क्योंकि व्यक्ति भूखा तो मरेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो भोग करेगा, इसलिए जब आय बिल्कुल भी नहीं है तब भी उपभोग की मात्रा 20 करोड़ है। इसी प्रकार जब आय 60 करोड़ हो जाती है तो उपभोग पर व्यय जो है वो 70 करोड़ हो जाता है, फिर 120 करोड़ रुपए पे समान 120 करोड़, फिर जो जो आय बढ़ती जाती है तो उपभोग व्यय भी बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर छोटी सी बात हम देखने को देख रहे हैं, जब 120 से 180 होता है, 60 करोड़ बढ़ता है, तो यहाँ 120 से 170, 50 बढ़ता है, फिर 50 बढ़ता है, ये 60 बढ़ रहा है और ये 50 बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है उपभोग व्यय भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, ये जो वक्र दिखाया गया है कंजप्शन फंक्शन का, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में ही बता देता हूं। ये वक्र सरल रेखीय वक्र है, ये वक्रीय भी हो सकता है, अर्थात कर्व भी हो सकता है, इस प्रकार का कर्व भी हो सकता है। इसमें आप देखें कि जो ये मूल बिंदु से O, ये लाइन जो है C = Y दिखा रखा है, यहाँ पर बचत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें दिखा रखा है कि जो C = Y है, और इसमें ये कंजप्शन फंक्शन है, ये C, ये जो रेखा पर जो मार्क कर रहा हूँ ये कंजप्शन फंक्शन है। जब इसमें देखें, जब आय OY1 है उस समय आय और उपभोग पर व्यय समान है, लेकिन जब आय बढ़कर OY2 हो जाती है, यहाँ पर कंजप्शन बढ़कर OC2 हो जाता है या OS हो जाता है, जबकि यहाँ पर ये आप देखें ये जो है हमारी इतनी हमारी बचत हो जाती है, SS1 के बराबर हमारी यहाँ पर बचत है, यहाँ पर बचत शुरू हो जाती है। अर्थात जो बढ़ी हुई आय है वो पूरा उपभोग पर व्यय न होकर वो कंजप्शन पर व्यय न होकर सेविंग्स हो जाती है, क्योंकि MPC हमेशा 1 से कम होती है, 0 से अधिक होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें हम कि इसमें सेविंग का पार्ट जो अभी हम बात कर रहे थे, ये सेविंग आ जाती है, और ये विशेष तौर से जीरो सेविंग लाइन जो अभी पीछे वाले हम डायग्राम दोबारा देखें, ये वाली जीरो सेविंग लाइन है, और जिसकी हम यहाँ बात कर रहे थे, जब आय बढ़कर OY2 हो जाती है तो यहाँ पर सेविंग बढ़कर SS1 के बराबर ये सेविंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आय का जो बढ़ी हुई आय है उसका पूरा भाग कंजप्शन पर खर्च नहीं होता है, ये इस वाली उसमें दिखाए जाते हैं। अर्थात जो आय बढ़ी है, जो C रेखा है वो डिवीजन करती है इनकम और कंजप्शन और सेविंग के बीच में, और उसमें सेविंग जो है वो जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें, उपभोग फलन 2 प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार की होती हैं, एक औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति को यदि हम सामान्यतः डेफिनेशन के रूप में देखें तो आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च किया जाता है उसे औसत उपभोग प्रवृत्ति करते हैं। अर्थात समूल रूप से आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है उसे हम औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, उसको हम APC से डिनोट करते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC = C/Y। यह कुल उपभोग और कुल आय के साथ अनुपात को प्रदर्शित करता है, कुल उपभोग का कुल आय के साथ अनुपात। औसत उपभोग प्रवृत्ति एक व्यक्तिगत उपभोक्ता या सभी उपभोक्ताओं के लिए मालूम किया जा सकता है, और समष्टिगत अर्थशास्त्र में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है इसकी गणना समूह के आधार पर की जाती है। इसकी भी 2-3 डेफिनेशन है, जैसे कि प्रोफेसर कुरियारा ने बताया है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय तथा एक आय के विशेष स्तर पर अनुपात है। औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय और एक आय का विभिन्न स्तर पर या आय के विशेष स्तर पर एक अनुपात है। इसी प्रकार पीटरसन एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने भी APC को डिफाइन किया है। उन्होंने बताया कि औसत उपभोग प्रवृत्ति एक विशेष आय स्तर पर उपभोग तथा आय का अनुपात है, अर्थात APC = उपभोग की मात्रा बटे आय की मात्रा, अर्थात APC = C/Y। इसका आगे टेबल दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इस टेबल में यदि हम A भाग की बात करें, इस वाले भाग की बात करें, ये APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को निर्भर करता है। इसमें ये कंजप्शन वक्र है, OC कंजप्शन है, OY आय है, अर्थात OC/OY यदि हम निकालते हैं तो हमारा ये APC हमें ज्ञात हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये डायग्राम अभी जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ये जो डायग्राम है इसकी अभी बात चर्चा करेंगे। ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसमें यह है कि आय में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उपभोग व्यय में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, और इसको एमपीसी से डिनोट करते हैं। इसकी भी डेफिनेशन 2-3 दी है, जैसे कि प्रोफेसर पीटरसन ने बताया है। प्रोफेसर पीटरसन के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से हमारा अभिप्राय आय में परिवर्तन से है, जिसके फलस्वरूप प्रेरित उपभोग व्यय में परिवर्तन होता है, प्रेरित उपभोग व्यय होता है, उसको हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार से मैकॉनल एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने भी डिफाइन किया है। उन्होंने बताया है कि आय में परिवर्तन का व्यय भाग या समानुपात जिसका उपभोग किया जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। अर्थात एमपीसी इजिकल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, उपभोग की गई मात्रा में वृद्धि अपॉन आय की मात्रा में वृद्धि, इसको हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यदि हम इसको पुनः डायग्राम में देखें तो ये जो रेखा चित्र है, बी वाला रेखा चित्र है, इसमें प्रारंभ में आय ओ वाई 1 है, ओ वाई डैश है, और इसमें कंजप्शन ओ सी डैश है। ये कंजप्शन कर्व है हमारा, उपभोग वक्र है। जब आय बढ़कर ओ वाई डैश हो जाती है तो इसमें ये ओ सी डैश डबल डैश हो जाता है। अर्थात ये जो पार्ट है ये डेल्टा वाई है और ये डेल्टा सी है। अर्थात डेल्टा वाई आर क्यू के बराबर है और डेल्टा सी एन क्यू के बराबर है। अर्थात एन क्यू अपॉन आर क्यू, अर्थात डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के अनुपात के द्वारा हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। ये वो टेबल जो अभी दिखाई गई है, ये पुनः हम देख लेते हैं। इसमें आप देखें एक ये शेड्यूल दिया हुआ है, उपभोग प्रवृत्ति इसका शेड्यूल दिया हुआ है। इसमें आप देखें सर्वप्रथम ये इनकम है 120, 180, 240, 300, 360। ये कंजप्शन पर व्यय दिखाया गया है। जब 120 है तो हम यहाँ से लेते हैं जो नेगेटिव हमारी सेविंग्स होती हैं या उपभोग आय से अधिक होता है, वो इसमें नहीं दर्शाया गया है। इसमें हम सीधा देख लेते हैं कि ये जब 120 आय है तो यहाँ पर कंजप्शन भी 120 है, ठीक है। अर्थात पूरी की पूरी आय जो है वो खर्च हो रही है। ये 180, 170, 240, 220, 300, 270, 360, 320। यदि हम सी अपॉन वाई निकाल लें तो ये हमारा एपीसी निकल जाता है। ये जो कॉलम है एपीसी है, अर्थात 1 है 100%, 0.92 या 92%। इसे हम एक पोर्शन के रूप में या परसेंटेज के रूप में, समानुपात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। 91%, 90%, 88%। इसी प्रकार से यदि हम 1 माइनस एपीसी निकाल दें तो हमारा एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमा औसत बचत प्रवृत्ति निकल आती है। यहाँ पर देखें फर्स्ट इसमें 0 है, सेकंड पोर्शन में यहाँ देखें 0.08 है, यहाँ पर 0.09 है, यहाँ पर 0.10, यहाँ पर 0.1। यहाँ तक एमपीसी की बात करें या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात करें, जिसे हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के द्वारा निकालते हैं। आप देखें प्रारंभ में फर्स्ट पे तो नहीं निकलेगी, बराबर हैं। इसके बाद में देखें कितनी आय में वृद्धि हुई है, यहाँ से यहाँ तक 60, और यहाँ से कंजप्शन में वृद्धि हुई है 50, अर्थात 50/60 0.83। यहाँ पर भी 50/60 0.83, यहाँ पर 0.83, अर्थात यहाँ पर अल्पकाल में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति समान रहती है। यदि हम 1 माइनस एमपीसी हमेशा 0 से अधिक होती है और 1 से कम होती है, पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है एमपीसी कभी भी। तो एमपीसी को यदि हम देखें 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू ये एमपीएस आएगा, अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ये देखें आप इस पॉइंट पर 0.17, 0.17, 0.17, क्योंकि ये हमारी साथ सेम है तो हमारी जो एमपीएस है वो भी सेम आएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये है कंजप्शन फंक्शन या सिग्निफिकेंस ऑफ एमपीसी। एमपीसी की बहुत जितना भी साइकोलॉजिकल लॉ दिया है या आगे हम जो
अध्ययन करेंगे खास तौर से किन्स के रोजगार सिद्धांत की, आज सिद्धांत की, तो उसमें एमपीसी का विशेष महत्व है। एमपीसी के उसमें कह सकते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की धारणा का विशेष आर्थिक महत्व है। इससे पता चलता है कि आय में वृद्धि होने पर इसका कितना भाग हम उपभोग पर व्यय कर रहे हैं और कितना भाग बचाया जा सकता है, और यह विनियोग की मात्रा को निर्धारित करता है। तो एमपीसी जो है वो हमेशा एपीसी से कम होती है, और किन्स ने प्राइमरी स्तर पर जो साइकोलॉजिकल लॉ दिया था वो एमपीसी के आधार पर ही दिया था। इसके नेक्स्ट यदि हम ये बात करें किन्स का साइकोलॉजिकल लॉ, किन्स का उसे हम उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम भी बोलते हैं। इसमें आप देखें ये प्रोफेसर किन्स ने उपभोग क्रिया के विश्लेषण के लिए अपना एक मनोवैज्ञानिक नियम प्रतिपादित किया था, और इस नियम के अनुसार कि जब सामान्यतः आय में वृद्धि होती है तो उपभोग व्यय में भी वृद्धि होती है, लेकिन उपभोग व्यय में हुई वृद्धि आय में हुई वृद्धि के अनुपात से कम होती है, अर्थात आय में वृद्धि अधिक होती है और उपभोग व्यय में वृद्धि कम होती है। तो सामान्य सी परिभाषा इसकी ये है, जैसे कि किन्स ने कहा था कि उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, जिसे हम विश्वास करते हैं मानवीय स्वभाव और अनुभव पर आधारित ज्ञान का निर्भर करता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है लोगों में सामान्यतः और औसत रूप से अपने उपभोग बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात क्या हुआ, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे ही लोगों में सामान्यतः औसत रूप से अपने उपभोग को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उपभोग उतना नहीं बढ़ता जितनी वृद्धि उनकी आय में होती है। इसी नियम की प्रवृत्ति को हम उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, और इसी को हम उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं। अर्थात इसमें इस नियम में लिखा जा सकता है कि डेल्टा सी लेस देन डेल्टा वाई, उपभोग में परिवर्तन डेल्टा सी, आय में परिवर्तन डेल्टा वाई। तो ये उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की परिभाषा है कि इसमें इसके 3 प्रोपोजिशंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पहले इसको हम इस टेबल को देख लेते हैं। ये टेबल अभी वही है जो हमने देखी थी। 0.60 ये इनकम है, ये कंजप्शन है। जैसे वो आय में वृद्धि हो जाती है कंजप्शन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो जाती है, और इसके साथ साथ जो सेविंग्स है वो बढ़ती जाती हैं। आप देखें यहाँ पर शुरुआत में सेविंग माइनस है, उसके बाद में सेविंग 0 है, इस तीसरे बिंदु पर जहाँ 120 कंजप्शन भी 120 है, इनकम भी 120 है, उसके बाद सेविंग जो है वो धनात्मक हो जाती हैं। अर्थात आय में वृद्धि के अनुपात में उपभोग में जो वृद्धि होती है वो अनुपातिक रूप से कम होती है। नेक्स्ट, ये जिसकी हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशन, इसको हम निर्देश वचन भी बोलते हैं। 3 निर्देश वचन हैं ये। इसमें क्या क्या है, नंबर 1 यदि मैं थोड़ा समझाऊं, इसमें कि पहले वाले में ये होता है कि कुल उपभोग में कुल आय की अपेक्षा कम वृद्धि होती है। कुल उपभोग में कुल आय की अपेक्षा कम वृद्धि होती है, अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है उपभोग व्यय भी बढ़ता जाता है, लेकिन उपभोग व्यय में वृद्धि अनुपातिक रूप से आय की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट, आय में वृद्धि का उपभोग व बचत में वितरण हो जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा, फर्स्ट जो हमारा निर्देश था या निर्देश वचन था उसके अनुसार उपभोग में वृद्धि कम होती है, आय में वृद्धि अधिक होती है। सेकंड पॉइंट में हम आय में वृद्धि उपभोग और बचत में वितरण हो जाता है, अर्थात जो आय उपभोग में सम्मिलित नहीं होती है उसको हम सेविंग्स में सम्मिलित कर लेते हैं, वो बचत के रूप में हो जाती है। इसी प्रकार तीसरा जो प्रीपोजिशन या प्रोपोजिशन है इसकी, जिसे हम निर्देश वचन कहते हैं, उसके अनुसार आय वृद्धि से उपभोग व बचत दोनों में वृद्धि होती है। अर्थात जो जो आय में वृद्धि होती है तो उपभोग और निवेश दोनों में, उपभोग और बचत दोनों में वृद्धि होती है। ये टेबल हम देखें, इसमें आप देखें जो जो आय में वृद्धि होती जा रही है यहाँ पर उपभोग व्यय में भी वृद्धि हो रही है और बचत में भी वृद्धि हो रही है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट निर्देश वचन है, वो बताता है कि आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि होती है, लेकिन वो आय में वृद्धि की तुलना में कम होती है। सेकंड जो निर्देश वचन है वो हमें ये बताता है कि जो आय में वृद्धि होती है वो उपभोग में हुई वृद्धि और बचत में हुई वृद्धि में समान रूप से या सामान्यतः बढ़ जाती है। एमपीसी जितनी होगी 1 माइनस एमपीसी निकाल देंगे तो वो एमपीएस आ जाएगा। इसी प्रकार से आय में जब वृद्धि होती है तो उपभोग व्यय और बचत दोनों में वृद्धि होती है। तो ये हमारे 3 प्रकार के जो प्रोपोजिशन दिए हुए हैं, तीनों प्रकार के हैं।
इसी प्रकार से दे रखा है अंकों में। ये इसका डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं। पहला पॉइंट, पहले मैं डायग्राम को बता दूं। इसमें एक्स एक्स पर ये इनकम और वाई एक्स पर हमने उपभोग मात्रा दी है। सी हमारा एक कंजप्शन फंक्शन है। ये ओ मूल बिंदु से 45 की रेखा है जो हमारी 45 की रेखा प्रकट करती है कि आय जो है वो उपभोग और वो सेविंग्स में बराबर बराबर वितरित हो जाती है। ये कंजप्शन फंक्शन है। इसमें प्रारंभ में देखें यहाँ तक ये नेगेटिव सेविंग्स हैं। बी बिंदु पर जहाँ आय का स्तर ओ वाई 0 है वहाँ पर आय और उपभोग वह समान है। इसके बाद में जब आय बढ़कर ओ y1 हो जाती है, यहाँ पर उपभोग वह हमारा y1 c1 है। लेकिन यहाँ पर आप देखें a1 c1 ये बचत हो जाती है, यहाँ पर बचत की मात्रा है। आय बढ़कर जब ओ y2 हो जाती है आय का स्तर, तो कंजप्शन बढ़कर y2 c2 हो जाता है और इसमें जो सेविंग्स हैं वो बढ़कर a2 c2 हो जाती हैं। तो तीनों निर्देश वचन हैं, उनको हम पुनः यहाँ देख लेते हैं। ये पोजीशन 1 है कि जब इनकम यहाँ से यहाँ बढ़कर हो जाती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है। आय जब यहाँ से यहाँ बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, जब आय में वृद्धि यहाँ से बढ़कर यहाँ होती है तो बढ़ी हुई आय बढ़े हुए उपभोग और बढ़ी हुई बचत दोनों में विभाजित हो जाती है या दोनों में वृद्धि होती है। और जब आय बढ़कर ओ y2 हो जाती है तो दोनों में जो वृद्धि होती है, जो इसमें भी वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि होती है, और जो वृद्धि होती है वो उपभोग और बचत में विभाजित हो जाती है। तो ये तीन निर्देश वचन जो हैं वो हैं आपके। मेरे ख्याल में ये आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये था हमारा कंजप्शन फंक्शन और साइकोलॉजिकल लॉ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए। अभी कोरोना से हम पूर्णतः मुक्त नहीं हुए हैं, अतः प्लीज़ अपना ध्यान अवश्य रखिएगा। घर से बाहर जब आवश्यकता हो, अति आवश्यकता हो तभी निकलें। मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आप हमारे लिए बहुमूल्य हैं। इस समाज के लिए, इस देश के लिए आपकी महती आवश्यकता है, अतः अपने आप को बचा कर रखें। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।